Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our 5th episode of class 10th Geography chapter number 4 Agriculture कृषि। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, लास्ट एपिसोड होगा। अब तक हमने कृषि के बारे में, क्योंकि ये कृषि चैप्टर है तो कृषि के बारे में हमने डिस्कस किया, कृषि क्या होती है, उसके टाइप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। और लास्ट सेशन जो लास्ट हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कृषि में आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या क्या संस्थागत और तकनीकी सुधार हुए और हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था लास्ट वाला। और ये लास्ट जो सेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आपका उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जब आता है तो कई बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि इसको कैसे राइट करें। तो इसको हम काफ़ी डीप में जा करके डिस्कस करेंगे। आपको कुछ इजी पॉइंट्स है वो बताए जाएंगे ताकि आप इसको अच्छे से लिख पाओ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सबसे पहले हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा की, उसके बाद बात करेंगे वैश्वीकरण की कृषि के ऊपर प्रभाव की। खाद्य सुरक्षा ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बारे में हम 9th क्लास में इकोनॉमिक्स में एक पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, खाद्य सुरक्षा क्या होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। सीबीएसई की बात करें तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट अब एनसीईआरटी ज्योग्राफी के इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, रिमूव कर दिया गया। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सबसे पहले खाद्य सुरक्षा होती क्या है, यानी उसको समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम बाकी टर्म्स को जानेंगे। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, इसमें 3 जो छोटी छोटी टर्म्स शामिल होगी। खाद्यान्न की उपलब्धता, उसका पहुंच में होना और सामर्थ्य होना, यानी तीनों चीज़ें हैं। खाद्यान्न है वो देश में उपलब्ध होना चाहिए, पहली चीज़ है। उसके बाद वो पहुंच में होना चाहिए। ये नहीं कि खाद्यान्न है वो उपलब्ध तो है हमारे देश में, ज़रूरत राजस्थान में, आवश्यकता राजस्थान में और वो उपलब्ध है वेस्ट बंगाल में, आवश्यकता उड़ीसा में है और वो अवेलेबल है अरुणाचल प्रदेश में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उपलब्ध के साथ साथ वो पहुंच में होना चाहिए। और तीसरा है सामर्थ्य, यानी कि लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो भी वो खाद्य सुरक्षा नहीं है। तो खाद्य सुरक्षा के 3 घटक हैं। पहला अवेलेबिलिटी, दूसरा एक्सेसिबिलिटी और तीसरा अफोर्डेबिलिटी, यानी कि उसकी उपलब्धता, दूसरा पहुंच और तीसरा है सामर्थ्य, उसको खरीद पाएँ। तो ये 3 घटक वो शामिल होते हैं, तब जाकर के खाद्य सुरक्षा पूरी होती है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सामर्थ्य ना हो, समर्थ ना हो उनको अभी जो बाज़ार के मूल्य उस पर खरीदने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने विशेष कार्यक्रम चलाए हैं खाद्य सुरक्षा के लिए। इसके 2 घटक होते हैं सरकार के द्वारा जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है उसके लिए, बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम। बफर स्टॉक क्या होता है, आपने शहर में गए होंगे तो आपने देखा होगा बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं, एफसीआई के, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो वो बफर स्टॉक है, वहाँ पे किसानों से, मार्केट से अनाज को ख़रीदा जाता है, वहाँ पे स्टोर किया जाता है। बफर स्टॉक के कई सारे उद्देश्य होते हैं। आपदा में उसका उपयोग किया जाए, दूसरा अगर युद्ध की स्थिति हो उस वक्त उत्पादन अगर कम ज़्यादा होता है तब उसको उपयोग में लाया जाए, और तीसरा होता है जिन लोगों के पास खाने के लिए उपलब्ध नहीं है उनको पीडीएस सिस्टम के द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध करवाए जाएँ सस्ते में। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि बफर स्टॉक किया जाए। उसके बाद पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके द्वारा उसको वितरित किया जाता है। गांव में आपने देखा होगा काफ़ी सारे सदस्य होंगे, वहाँ से अनाज भी लेके आते होंगे। अदरवाइज़ आपने देखा ज़रूर होगा सस्ते अनाज के डिपो लिखा हुआ देखा है। एक जगह देखा है, बड़े गाँव हैं तो कई जगह देखा है, शहर में भी होता है। वो क्या है, वो पीडीएस सिस्टम का हिस्सा है। वहाँ के द्वारा, यानी वो जो सेंटर हैं, वो जो दुकानें हैं सस्ते अनाज के, जो डिपो हैं, जिनको डिपो लिखा जाता है, डिपो होते हैं, तो वो जो सस्ते अनाज के डिपो हैं वहाँ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको कार्ड बनाए गए उनको सस्ते में अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। तो खाद्य सुरक्षा के 2 घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एफसीआई खाद्यान्न की खरीद और स्टॉक करने के लिए जिम्मेवार है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो पीडीएस है वो, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके द्वारा आवश्यक जो ज़रूरतमंद लोग हैं
उनके पास अनाज को पहुंचाया जाता है। यानी पीडीएस क्या है? एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है। 2 या 3 रुपए किलो गेहूं मिलता है, उसी के आसपास है वो चावल उपलब्ध होता है काफ़ी सस्ते में। इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरत की जैसे दालें इत्यादि है वो भी वहाँ पर दी जाती है। तो ये खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, लोगों को भुखमरी का शिकार ना होना पड़े, इस उद्देश्य से पीडीएस सिस्टम उसकी व्यवस्था की गई है। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, दोबारा से देख लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है सस्ती कीमत पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, आम लोगों को, गरीबों को भोजन उपलब्ध करवाना। कृषि उत्पादन में वृद्धि भी इसका उद्देश्य है। बफर स्टॉक किया जाता है, सरकार खरीदती है, तो इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि किसानों को ये डर नहीं सताता कि अगर अधिक उत्पादन होगा तो कहीं दाम ना गिर जाए। अपने स्टॉक को बनाए रखने के लिए गेहूं और चावल की खरीद के लिए समर्थक मूल्य तय करना, ये भी इसी का उद्देश्य होता है। समर्थन मूल्य एमएसपी है वो तय किया जाता है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। तो ये थी खाद्य सुरक्षा। थोड़ा सा हमने फास्ट किया, डिटेल में किया, लेकिन फिर भी समझ में आया होगा, क्योंकि हमने इसलिए फास्ट में किया कि आप पहले इस चैप्टर को कर चुके हो। अब हम इस चैप्टर का 4th चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है भारतीय कृषि के ऊपर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण यानी पूरा विश्व वो एक गांव की तरह हो गया है। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो दूसरे देश में उत्पादित होती हो हमारे देश में उपलब्ध ना हो। कोई भी वस्तु कहीं पर भी खरीदी जा सकती है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक प्रभाव है। जैसा कि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं हम थोड़ा बहुत। यहाँ पे हम सिर्फ कृषि तक सीमित रहेंगे कि कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़े इस वैश्वीकरण के। तो सबसे पहले जानना जरूरी कि वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एक हो जाना, एक मार्केट की तरह हो जाना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यापारिक जो नियम थे उनमें ढील दी गई। अब कोई भी देश की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो कहीं पर भी व्यापार कर सकती है। तो इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं कृषि के ऊपर, कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, तो वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं कि खेती में नई तकनीकों को अपनाया गया। जब वैश्वीकरण हुआ, नई कंपनियां यहाँ पर आई और जिन वस्तुओं की मांग थी उनको प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया और वो नई तकनीक भी लेके आई। तो नई तकनीक है उसको अपनाया गया वैश्वीकरण के बाद कृषि में। दूसरा, प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई है। नई तकनीक के कारण या नए बीज हैं वो हमारे देश में आए, रिसर्च बढ़ा, तो इससे भी फायदा हुआ। नई किस्म और फसलों का उत्पादन भी शुरू हुआ। नई फसलों का उत्पादन, जिनकी मांग अधिक थी, उनका उत्पादन हमारे देश में तेजी से बढ़ा। तो ये भी एक सकारात्मक प्रभाव था। फल, सब्जियां जो पहले विदेशों से आयात की जाती थी अब निर्यात करने लगे, क्योंकि इनका उत्पादन बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? नई किस्म और नई तकनीक के कारण। कृषि निर्यात के कारण देश की अर्थव्यवस्था में भी लाभ पहुंचा है। कृषि निर्यात है उसके कारण विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई है, हमें काफ़ी सारा प्रॉफिट होता है इससे। पहले इतना अधिक निर्यात नहीं होता था वैश्वीकरण से पहले। विश्व कृषि बाजार में स्थिति हासिल करने के लिए, कंपटीशन के लिए अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया। इससे अगेन एग्रीकल्चर को, किसानों को, कृषि को फायदा पहुंचा। नए कृषि आधारित उद्योग हैं उनकी स्थापना हुई, जो पहले से थे उनका विकास हुआ, क्योंकि अब कृषि आधारित जो उद्योग थे उनके लिए कच्चा माल और अधिक मात्रा में और अधिक गुणवत्ता का उपलब्ध हो पाता है। कृषि से संबंधित सेक्टर हैं उसमें रोजगार में वृद्धि हुई, जैसे व्यापार है, परिवहन है, जो उद्योग हैं तो वो कृषि से संबंधित सेक्टर हैं, उसमें और अधिक रोजगार है वो उपलब्ध हुए हैं। फल, अनाज, सब्जियां, उनका न्यूनतम अपव्यय हुआ है। यानी अब नई तकनीक अब हम अपना रहे हैं विकसित देशों से, तो अब लागत कम हुई है। लागत वैसे ओवरऑल बढ़ी है, लेकिन जो प्रति एकड़ या प्रति केजी की हम बात करें तो वो कम हुई है। दूसरा ये कि जो बर्बाद हो जाता था, अपव्यय हो जाता था, वो कम हुआ है, क्योंकि हम ठीक से प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं नई तकनीक के कारण। तो ये लाभ हैं कि क्या क्या लाभ हुए, बहुत सारे लाभ हुए। उत्पादन बढ़ा है, मोटे तौर पे हम दोबारा से देख लेते हैं। नई तकनीकों को अपनाया गया, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, नई किस्मों और फसलों का उत्पादन शुरू हुआ है। फल, नट और सब्जियां वो विदेशों से आयात की जाती थी, उनका निर्यात शुरू कर दिया हमने। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है।
अनुसंधान और रिसर्च के ऊपर जोर दिया गया है। नए कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना हुई है। कृषि से रिलेटेड जो सेक्टर है वहाँ पे रोज़गार में वृद्धि हुई है और अपव्यय वो कम हुआ है। तो ये लाभ हुए हैं, काफ़ी सारे लाभ प्राप्त हुए हैं हमें वैश्वीकरण के साथ, यानी कि हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, वो आपने महसूस भी किए होंगे, देखा भी होगा, लेकिन आपको लगा नहीं होगा कि ये वैश्वीकरण के प्रभाव है। तो नकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी कि कृषि का अगर हमें ये लिखना हो कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या है, तो हमें सकारात्मक भी बताने और नकारात्मक भी बताने। अगर क्वेश्चन ये रहता है कि सकारात्मक या नकारात्मक को एक बताइए, तो हम सिर्फ एक को ही डिस्क्राइब करेंगे। नकारात्मक प्रभाव कौन से पड़े? तकनीक और मशीनों के अधिक प्रयोग के कारण कृषि में मजदूरों की मांग कम हुई है। तकनीक का उपयोग बढ़ा है, मजदूरों की मांग कम हो गई क्योंकि मशीनों का उपयोग बढ़ गया। आपने देखा होगा पहले काफ़ी काम मिलता था कृषि क्षेत्र में, काफ़ी मजदूरों की मांग रहती थी, अब उतनी नहीं रही है। गेहूं की कटाई होती है कुछ ही दिनों में, 10 दिनों में सब कुछ सिमट जाता, 10 दिन ज़्यादा हो गए, 7 दिनों में सब कुछ सिमट जाता है, पहले ये 1 महीने तक चलती थी। तो कृषि में मजदूरों की मांग कम हुई है। गांव में बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि कृषि पर जो निर्भर थी, कृषि श्रमिक जो थे, कृषक श्रमिक जो थे, उनकी मांग कम हुई, इसलिए वहाँ पर बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। कृषि अब महंगी हो गई है, नई तकनीक अपना रहे हैं, नए बीजों को अपना रहे हैं, कीटनाशक फर्टिलाइज़र का उपयोग बढ़ा है, तो कृषि महंगी हो गई, यानी कृषि में निवेश बढ़ गया है। अमीर और गरीब किसानों के बीच अंतर बढ़ा है क्योंकि अमीर किसान है वो नई तकनीक का उपयोग करके अधिक उत्पादन कर पा रहे हैं। गरीब किसान क्योंकि निवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको इससे नुकसान हो रहा है, वो पिछड़ते जा रहे हैं। उच्च लागत का अर्थ है ज़्यादा ऋण की आवश्यकता है, अधिक लोन लेना पड़ रहा है। और अगर फसल खराब हो जाए किसी कारण से, तो इसका मतलब है ज़्यादा लोन लिया हुआ तो ज़्यादा लॉस होगा, और ज़्यादा लॉस होता है तो आत्महत्या के मामले भी बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के केस बढ़े हैं, महाराष्ट्र के खास तौर पे, मध्य प्रदेश में। इसके पीछे कारण यही है, उच्च उत्पादन के लिए उच्च लागत की ज़रूरत है। वैश्वीकरण के बाद उच्च लागत यानी कि अधिक ऋण लेना होता है। अधिक ऋण, अगर फसल खराब हो गई तो मुश्किल होता है रीपे करना, ज़मीन बेचनी होती है, और कई बार किसान सुसाइड या आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर क्लास 10th का, कृषि एग्रीकल्चर। बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत आसान भी था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ये पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और बात करने वाले हैं। आपने अभी तक इस चैनल को अगर लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हम आगे पढ़ने वाले हैं। और हाँ, जब भी आप वीडियो देखो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि अच्छा चैप्टर जा रहा है। और अगर कुछ कमी लगे तो आप फीडबैक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।